बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है संघवाद, इंग्लिश में जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आज की इस वीडियो में हम संघवाद के आपके इस चैप्टर से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसको डिस्कस करने वाले। जी हाँ प्यारे बच्चों, संघवाद के इस चैप्टर से हम टोटल 25 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इन्हीं एमसीक्यू में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो भी एमसीक्यू हैं ये इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही साथ ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की और तैयारी करवाने की मेरी गारंटी है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना और इसे समझना ये आपके हाथ में। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में कोई भी डाउट हो आपके मन में चैप्टर के बारे में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरी आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और 11th क्लास का हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा या फिर लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कर रखा है तो एक बार चेक जरूर करें कि जो बेल नोटिफिकेशन है इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसे ध्यान से सुन लीजिए फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर के हम टोटल जो है ना 27 एमसीक्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले आपको अपने मन ही मन जरूर सोचना है। ठीक है, और फिर देखना है कि आपने कितने के सही आंसर दिए। और जब ये वीडियो एंड होगी, खत्म होगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है मुझे कि आपने 27 कितने के सही आंसर दिए। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कितनी अच्छी तैयारी आपने कर रखी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि यह एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं समाहित होती हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें केवल दो तरह की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये समाहित होता है। तो दो तरह का पॉलिटिकल अगर हम देखें तो कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका और विधायिका, ये तो तीन तरीके का हो गया है ना, तो ये नहीं होगा। लेकिन जो संघवाद है बच्चों, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि संघवाद में एक तो होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार, और दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं बच्चों केंद्रीय सरकार, है ना। तो ये दो तरीके की राजनीतिक व्यवस्था इसमें समाहित होती है। ओके, समझ गए बच्चों। तो संघवाद क्या है, संघवाद को हम ये भी कह सकते हैं कि संगठित रहने का विचार। ठीक है, संघवाद का जो शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, वो है संगठित रहने का विचार, हम ये भी कह सकते हैं। ओके, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि 1950 और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जो भारतीय संघीय व्यवस्था है इसकी नींव किसने रखी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम तोड़ दें तो दो प्रकार से। सबसे पहले तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव किसने रखी, और इसको कठिन बनाया जाएगा तो इस तरीके से कि 1950 और 60 के दशक में किसने रखी थी। ठीक है, तो किसने रखी थी बच्चों, नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फटाफट से सोचो बच्चों, किसने रखी थी, ये रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, भारत का जो संविधान है वो कई लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश कई लैंग्वेज में है, लेकिन भारत का संविधान का जो अंग्रेजी संस्करण है, ठीक है, इसमें संघवाद के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। सिंपल सी बात है, भारत के हिंदी के संविधान में हम इसको संघवाद कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में संघवाद के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, फेडरेशन, यूनियन, फेडरलिज्म, या फिर यूनियन और फेडरेशन दोनों का किया गया है। ठीक है, तो एक शब्द का उपयोग है बच्चों और वो है आपका यूनियन। कौन सा है बच्चों, यूनियन शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कब और किसने बनाया था।
यानी कि जिसे हम बोलते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली किसने बनाया था? तो दरअसल 1989 के बाद सोवियत संघ के जो अनदर कंट्रीज थे इस संघ में शामिल, उन्होंने इसे बनाया था। खुद सोवियत संघ ने नहीं, बल्कि इसमें शामिल कंट्रीज ने बनाया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? यानी कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? राज्यों का संघ यानी कि 28 राज्यों का ये संघ है एक तरीके का। ठीक है, तो वो अनुच्छेद नंबर कौन सा है बच्चों? देखो अनुच्छेद 17 जो है ये तो है छुआछूत की समाप्ति के लिए। अनुच्छेद 32 जो है ये आपका सबसे आखिरी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना कि अनुच्छेद 21 जो है इसमें क्या कहा गया है? ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ फटाफट से। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें बच्चों? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, 21 में क्या कहा गया आप मुझे कमेंट में बताओ। जिस बच्चे का कमेंट पहले आएगा और सही होगा उस एक बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। ठीक है, और जिसका राइट होगा उसे मैं हार्ट भी दूंगा। ओके, तो फटाफट से कमेंट करो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। चलो अब यहाँ पे एक और अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है किस अनुच्छेद के अनुसार जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, ये किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि देखो अभी के टाइम पे वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो संसद के पास ये पावर है कि वो किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। ठीक है, या फिर किसी एक राज्य की ये जो सीमा है इसका निर्धारण कर सकती है, या फिर उसकी जो सीमा है उसको परिवर्तित कर सकती है, उसका नाम भी बदल सकती है। तो ये पूरी की पूरी जो पावर है संसद को, वो किस अनुच्छेद में मिली है बच्चों? फटाफट से बताइए। अनुच्छेद 1 में तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, 8 और ये है नहीं, तो बचता है केवल तीसरा। अनुच्छेद 3 में ये बात कही गई है बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन आप ये समझ लो कि आपका 2 नंबर का और 4 नंबर की तैयारी करवाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये है भारतीय संघवाद की विशेषताओं में शामिल है। तो भारतीय संघवाद की सबसे पहली विशेषता है बच्चों कि भारत का जो संविधान है ये लिखित संविधान है, अर्थात चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों के लिए ही एक लिखित संविधान है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि दोनों में से किसी भी तरह की गवर्नमेंट संविधान के अंडर में रहकर ही कार्य करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। जब दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो हमारी जो न्यायपालिका है, कोर्ट, वो यहाँ पे न्याय करती है। ठीक है, तीसरा या फिर चौथा कह लीजिए, 3 स्तर की सरकारें हैं। संघवाद में तो मेनली हम 2 ही गिनते हैं, एक तो हम सेंट्रल को और दूसरा स्टेट को गिनते हैं। स्थानीय स्तर की सरकार आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो है ना आपका ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, 4 का भी हो गया। बोला था ना एक तीर से 2 निशाने करेंगे। ठीक है, अब देखो अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास है? यानी कि मान लीजिए एक राज्य है ये यूपी, ठीक है, और एक इसी के नीचे यहाँ पे जो है ये बिहार है। अब इन दोनों की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ऐसे में इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस विवाद को कौन सुलझाएगा? राज्यपाल? नहीं, क्योंकि राज्यपाल तो एक ही राज्य तक को सीमित है। संसद निपटारा नहीं करेगी, राष्ट्रपति कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है, लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है ये करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व करेगी अंतर्राज्यीय विवादों को। समझ गए? चलो अब देखो आगे बढ़ने से पहले आपको भारतीय संविधान की भारतीय जो संघवाद है इसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूं। जैसे कि लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, 3 स्तर की सरकारें हैं। ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन है, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संमति सूची में 52 विषय हैं। अब ये आपको मैंने इसलिए बताया
क्योंकि अब आपसे मैं एक मिलान करवाने वाला हूं जो कि आपकी शक्तियों के विभाजन के बारे में है। ठीक है, चलो आओ मिलान करो। देखो अभी अभी हमने देखा सबसे टॉप की जो सूची है वो है हमारी संघ सूची, जो जिस पे काम करती है केंद्रीय सरकार। और इसमें कितने विषय बच्चों? इसमें है हमारे 100 विषय, यानी कि पहले का मिल गया हमको बी। ठीक है, तो पहले का भी ये रहा, पहले का भी ये रहा। फिर आती है बच्चों राज्य सूची। राज्य सूची यानी कि जिस पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, तो ये है 61, यानी कि दूसरे का आपका सी। तो दूसरे का ये रहा आपका सी वाला। फिर संवर्ती सूची, इसमें लगभग आपके 52 विषय हैं, यानी कि तीसरे का ए हो गया। तो आंसर मिल गया हमको सी वाला। ठीक है, तीसरे का ए हो गया, पहले का भी, दूसरे का सी, और उसके बाद आपका ये वाला आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखो, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रदान की जाती है, यानी कि किस प्रकार की जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो एक भारतीय नागरिक को दी जाती है। कौन सी है बच्चों? उसे बोलते हैं हम एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये हो गया कि अब भारत के चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी में हो, ठीक है, आप भारत के सीमा के किसी भी भाग में रहते हो, आप कहलाएंगे भारतीय ही। ठीक है, हालांकि जैसे आप यूपी के तो आपको यूपी वाला बोल देते हैं, हरियाणा के तो हरियाणवी बोल देते हैं, बिहार के हैं तो बिहारी बोल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप हैं सिर्फ एक भारतीय ही, यानी कि एकल नागरिकता। ठीक है, चलो फिर है राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो बच्चों राज्य विधानसभा में सबसे मेन व्यक्ति कौन होता है? गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल जो है ये राज्य विधानसभा को भंग करने की इसके पास शक्ति होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 12। अब इसमें थोड़ा दिमाग दौड़ाना और अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो सीधा सीधा आपका जो क्वेश्चन बनेगा सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहने वाला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो कब हुई थी बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना? फटाफट से देखो, 1947 में तो भारत आजाद हुआ था, तो ये नहीं है। और 1950 में संविधान लागू हुआ था। 1953 में ये हुआ था, यानी कि दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, अब ये बना क्यों गया था? ये इसलिए बना था क्योंकि इसने जो है ना एक रिपोर्ट दी, ठीक है, जिसने प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की सिफारिश की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पेपर में यह आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने संसद में अपनी जो रिपोर्ट है ये कब सौंपी थी? ठीक है, तो ये रिपोर्ट कब सौंपी थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना ये 1956 में हुई थी। ठीक है, बना कब? 53 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में। और इसी रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। चलो क्वेश्चन 13 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किस तरह की स्वायत्तता की मांग उठती है? यानी कि अगर देखा जाए भारतीय संघीय व्यवस्था में कई तरीके की स्वतंत्रता की मांग उठती है, स्वायत्तता की मांग उठती है, जैसे कि वित्तीय स्वायत्तता को लेके, ठीक है, प्रशासनिक स्वायत्तता को लेके, नए राज्यों की मांग उठती है, कई तरीके की मांगें उठती हैं, यानी कि डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, दिल थाम के बैठो क्योंकि अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं और आपको ध्यान से इसको समझना है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, भारतीय संघवाद में स्वायत्तता की मांग में किस किस तरह की मांग उठी है? अर्थात अभी हमने देखा भारतीय संघवाद में तकरीबन 3 से 4 तरह की मांगें उठती हैं, जिसमें से एक है बच्चों स्वायत्तता की मांग। अब इसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, पहली मांग ये उठती है, राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए तथा संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात जो राज्य हैं, स्टेट जो है ना, वो ये कहते हैं कि इनकम के मामले में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस होने चाहिए और उन रिसोर्सेज पर हमारा यानी कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा इनकम रिसोर्सेस हैं, ठीक है, और उन्हीं का नियंत्रण है। तो पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग है बच्चों कि शक्ति विभाजन जो है इसे राज्यों के पक्ष में बदला जाए। अर्थात शक्ति विभाजन में अभी हमने देखा कि 100 विषयों पे काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट,
61 पे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई हमें जो है ना थोड़ी और पावर्स मिलनी चाहिए, ठीक है, शक्ति विभाजन हमारे पक्ष में होना चाहिए, राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। ठीक। तीसरा है राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराजगी है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि प्रशासनिक केंद्र पे, जैसे मान लो मैं किसी एक स्टेट की बात करूं, एग्जांपल के लिए मैं बात कर लेता हूं यूपी की, ठीक है। तो यूपी का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यानी कि इसमें किसका नियंत्रण है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से ही तो उसको बनाता है, राज्यपाल को, है ना, नियुक्त करता है। और इसके अलावा कुछ विषयों पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मचमच करती रहती है ना, ये चीज़ें आती हैं। तो फोर्थ आ जाता है यहाँ पे अनेक राज्य जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कई सारे दल जैसे कि द्रमुक, अकाली दल, माकपा, इन सभी ने स्वायत्तता की मांग की। तो इस तरह से इसमें कौन सा हमारा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट से बताओ स्वायत्तता की मांग के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी हमारे सही हैं, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बताना है गुजरात और महाराष्ट्र इन सभी को कब अलग कर दिया गया था, या फिर ये कि गुजरात और महाराष्ट्र जो थे ये नए राज्य कब बने थे। ठीक है, तो नए राज्य कब बने थे बच्चों? ये गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में। ठीक है, इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा इनको कब अलग किया गया था? तो पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था ठीक 6 साल के बाद, यानी कि 1966 में। कब? 1966 में। ठीक है, अब इनको अलग करने का एक डेट पहचानने का एक फॉर्मूला बताता हूं। आप याद रखना इनकी जो डेट होगी वो 1956 के बाद की होगी, क्योंकि जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था ना, उसने 1956 में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसी के बाद में जो भी ईयर आएंगे वो आने वाले हैं। ठीक है, अब एक और है इसी के बारे में कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, और झारखंड। तो बेसिकली ये बने कब थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये नए राज्य कब बने थे? तो ये बने थे बच्चों सन 2000 में। कब? सन 2000 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटक और तमिलनाडु इनमें चल रहा है भाई जल विवाद। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद चल रहा है। तो आपको यह पहचानना है कि ये जल विवाद किस नदी की वजह से चल रहा है। ठीक है, और इसको सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण भी इनके बीच में बनाया जा चुका है। तो वो नदी कौन सी है बच्चों जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद का कारण है? वो है कावेरी। कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अब इसमें देखो अनुच्छेद जो 70 है, 370, इसके बारे में बात होगी। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 370 का संबंध किस स्टेट से है? हालांकि आज के टाइम पे वो स्टेट नहीं बल्कि एक यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पे? ये बात हो रही है जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, अनुच्छेद 70 किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। अब इसी का अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर ये 20 है हमारा। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर की स्थिति कैसी है? तो वर्तमान में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर जो है इससे अनुच्छेद 370 का मतलब था जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना। ठीक है, बी कहता है कि अब यह राज्य नहीं रहा बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहां तक कि अब इसका जो अनुच्छेद 356 था, मतलब आपातकाल लगाया जाना, ठीक है, अब वो भी यहाँ पे लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। पहले नहीं लगा सकते थे, पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब लगाया जा सकता है क्योंकि 370 हट चुका है, विशेष राज्य हट चुका है। ठीक है, तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों ना हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लें एक बार इसको, है ना। तो देखो जम्मू कश्मीर के बारे में अब हम सारी की सारी चीज़ों को एक ही बार में ढंग से समझेंगे। देखो सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के द्वारा एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब विशेष राज्य के दर्जे में क्या क्या कहा गया था? तो सबसे पहली बात, केंद्र सूची
जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और संवती सूची जिसपे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इनमें कानून लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर में राज्य की सहमति लेनी होगी, अर्थात कोई भी कानून अगर लागू करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उससे सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये था। इसके अलावा राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लागू नहीं होंगे, और अगर लागू करने हैं तो सबसे पहले आपको उस स्टेट की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में अनुच्छेद 370 अब हटा दिया गया है, अब ये विशेष राज्य ना रहकर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर जो परफेक्ट हो जाएगा, इसके लिए कौन सा होगा फटाफट से बच्चों, कौन सा ऑप्शन? जी हाँ, डी वाला। पहला भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। ओके, कंफर्म है बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखो बच्चों। कई बार हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच में कभी कभी थोड़ा विवाद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में इन विवादों की समीक्षा के लिए कब और किस आयोग को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो किस आयोग को बनाया गया और कब बनाया गया? तो केंद्र और राज्य संबंधी समीक्षा के लिए आयोग तो बनाया गया था भाई सरकारिया, क्या नाम है? सरकारिया आयोग का गठन किया गया। लेकिन हमें यह बताना है कि यह बना कब था, ठीक है। तो ये आयोग बेसिकली कब बना था हमें ये बताना है। तो ये कब बना था बच्चों? 1983 में, जी हाँ, 1983 में सरकारिया आयोग बना था बच्चों, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 22 से 2 नंबर का या 4 नंबर का कह लीजिए क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण में शामिल है। एकात्मकता का मतलब हो गया कि ये सिर्फ एक की ही बात करें, जैसे कि एक ही नागरिकता। भारत के आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप कहलाएंगे भारतीय है। एकीकृत न्यायपालिका यानी कि न्याय सभी के लिए बराबर है। शक्ति विभाजन में संघीय यानी कि केंद्रीय पक्ष राज्य से अधिक ताकतवर है, जो कि एकात्मकता को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के मामले में अभी एकात्मक देखे, अब देख लीजिए संघात्मक, ठीक है। अब संघात्मक देखते हैं। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण में शामिल है। तो सबसे पहला, कोई भी शक्ति संविधान से सर्वोपरि नहीं है, यानी कि भारत में चाहे कोई भी पावरफुल पावर हो, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है और 3 स्तर की सरकार है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अब एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं, फिर आगे के 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, भारत एक संघ राज्य। अब 3 स्तर की सरकार कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और स्थानीय। 3 तरह की सूची, संघ सूची केंद्र सरकार के लिए, राज्य सूची राज्य सरकार के लिए, संवती सूची ये क्या नाम है, ये दोनों के लिए है। तो केंद्र सूची में केंद्रीय कानून बनाती है, संघ सूची में, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, और संवती में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघ सूची का उदाहरण है रक्षा, ऊर्जा, ठीक है। राज्य का उदाहरण है पुलिस, भूमि, और दोनों का उदाहरण है शिक्षा, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सही कथन का चयन करना है, इसको मैं एक बार परफेक्ट ला दूं। हाँ देखो, सबसे पहली है संघ सूची। तो इसमें होते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय और लगभग 100 विषय हैं। राज्य सूची में इसमें क्षेत्रीय यानी कि राज्य महत्व के विषय होते हैं लगभग 61। संवती सूची में लगभग 52 विषय हैं, मतलब कि डी वाला जो आंसर है ये करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि संघ सूची के विषय हैं। तो संघ सूची में रक्षा और विदेश मामले भी शामिल हैं, रेल और बंदरगाह भी शामिल है, बैंकिंग और खनिज ये भी शामिल है। दैट मीन्स संघ सूची के विषय कौन से हो जाएंगे? डी वाला राइट है आपका, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद है बच्चों राज्य सूची। तो राज्य सूची की जब हम बात करते हैं तो इसमें पुलिस और न्याय मामले शामिल हैं, स्थानीय स्वशासन शामिल है, कृषि और सिंचाई भी शामिल है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 26 जो क्वेश्चन है ये डिस्कस कर लिए हैं।
अब हमारा 27 जो क्वेश्चन है ये अभिकथन कारण का है। ठीक है, तो अभिकथन और कारण को देखते हैं। अभिकथन हमसे ये कहता है संघवाद वास्तविक कामकाज का निर्धारण, यानी कि संघवाद जो है ये वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। बिल्कुल सही। संघवाद का जो वास्तविक कामकाज है ये किससे निर्धारित होता है? राजनीति से, संस्कृति से, विचारधारा और इतिहास से। कारण आपसी विश्वास, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान और संयम की संस्कृति को संघवाद का जो काम है आसानी से चलता है। मतलब कि अभिकथन हमारा सही है और कारण इसकी सही व्याख्या भी देता है। तो इस तरीके से आपका सही और वर्णन। फिर है बच्चों, अभिकथन कहता है भारत के राज्यों का किसी भी समय विलय किया जा सकता है। ठीक है, भारत के राज्यों का किसी भी समय विलय किया जा सकता है। कारण संसद के पास भारतीय राज्यों का विलय करने की शक्ति है। तो बिल्कुल सही है और कारण इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझ लो। अभिकथन ए हमसे ये कहता है कि जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाए तो अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को और अधिक बढ़ा देते हैं। यानी कि अनुच्छेद 33 और जो 34 है ये संघ सरकार की शक्ति को तब और ज्यादा बढ़ा देते हैं जब भारत के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाए। क्या रीजन है? क्योंकि ताकतवर इसलिए बना देते हैं, इसके अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। अर्थात सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम इसका निर्माण किया गया है, जिससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी होता है। तो यानी कि क्यों इसको पावरफुल बनाती है दोनों अनुच्छेद, इसका रीजन इसमें बता दिया गया है। तो मतलब सही भी है और व्याख्या भी है। ठीक है, अनुच्छेद 33 और 34 को याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो पिछले 26 से 27 मिनट के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपने 27 आउट ऑफ कितने के राइट आंसर दिए। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट से मुझे अपना स्कोर बताओ ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने 27 में से कितने के राइट आंसर दिए। और बाकी के आपके जो चैप्टर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके जरूर से देखिएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप मुझे कमेंट करें, इंग्लिश मीडियम में भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फटाफट से। बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में अपना स्कोर और फीडबैक मुझे जरूर बताइएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लेना। और हाँ, 11th क्लास का जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसे जरूर से ज्वाइन करो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।